हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट बी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 10 जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पार्ट ए बुक में जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, उसमें हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में सारी चीजें पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हमें यह बताया गया है कि हर एक कंट्री कि इकोनॉमी के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? प्रोडक्शन सेंटर्स जो कि फैक्ट्रीज होते हैं उससे कंजम्पशन सेंटर्स जो कि मार्केट्स होते हैं उनसे कनेक्ट करता है, और हमें जो भी गुड्स चाहिए होता है वो प्रोडक्शन सेंटर्स से कंज्यूमर्स यानी कि हम तक पहुंच जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट्स प्रोडक्शन सेंटर्स विद कंजम्पशन सेंटर्स। अब कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है? कम्युनिकेशन की मदद से हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, हम लोगों से फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए जरूरी है बिकॉज ऑफ नीड ऑफ मोबिलिटी। हमें सामान, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। सो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, एक एक करके हर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन के भी कुछ सब डिविजन्स हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज और पाइपलाइंस। पाइपलाइन हम एक रीसेंट एडिशन कह सकते हैं। सेकेंड वन इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड वन इज सीवेज एंड ओशियानिक रूट। थर्ड है एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन में नेशनल या डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं। अब हम एक एक करके लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लैंड ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में एंशियंट टाइम से ही कच्ची सड़कों का यानी कि अनमेटल रोड्स का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में जब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना शुरू किया, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने लगे, जब ट्रेड बहुत ही इंटेंसिटी से बढ़ने लगा, तब हमने क्या किया? मेटल रोड्स को बनाना चालू किया। तो अनमेटल रोड्स से ज्यादा मेटल रोड्स बनने लगे। फिर जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ, रेलवेज की मदद से बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक हम पहुंचा सकते थे। फिर कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स है जैसे रोपवेज, केबलवेज। तो ऐसे एरियाज जहां पे रोड का कंस्ट्रक्ट करना या फिर रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, वहां पे रोपवेज और केबलवेज से ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर पाइपलाइंस का इस्तेमाल होता है लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में, जो स्लरी के फॉर्म में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स है ट्रांसपोर्टेशन में, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में। तो इस पैराग्राफ में हमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक जनरल आइडिया दिया है। अब हम एक एक करके रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन और पाइपलाइन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब रोड ट्रांसपोर्ट का मेन एडवांटेज ये होता है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इंपॉर्टेंट है। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, और डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से जो लोडिंग और अनलोडिंग होता है वो भी कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला होगा ट्रैफिक कंजेशन, फिर एयर पोल्यूशन, और जो कच्ची सड़कें हैं ये हम बारिश के मौसम में एक्सेस नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। जो मेटल रोड्स हैं, जो पक्की सड़कें होती हैं, उन्हें भी कभी कभार हम एक्सेस नहीं कर पाते, गड्ढों से भरे होते हैं ये सड़कें, पोर्ट होल्स। तो सड़कों के लिए मेंटेनेंस बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे रोड ट्रांसपोर्टेशन के। अब हमें इंडिया में कैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ और इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन का क्या स्टेट है ये जानना होगा। सो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है, इंडिया हैज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, और टोटल लेंथ है 62.16 लाख किलोमीटर। और इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 85% ऑफ पैसेंजर्स और 70% ऑफ फ्राइट यानी कि गुड्स का मूवमेंट रोडवे के थ्रू ही होता है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन कैसे डेवलप हुआ। तो इंडिपेंडेंस की पीरियड तक रोड ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप नहीं था। 1943 में एक कोशिश की जाती है जब नागपुर प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है। नागपुर प्लान में पहला रोड डेवलपमेंट प्लान था, लेकिन नागपुर प्लान अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के बीच में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं था और ये प्लान फेल हो जाता है और मॉडर्न सेंस में रोड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं हो पाता। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1961 में 20 ईयर रोड प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस प्लान का मेन एम था हमारे यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं उनका कंडीशन इंप्रूव करना और मॉडर्न तरीके से रोड्स को डेवलप करना। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि रोड सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में ही है और इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना रहा है। रूरल रोड्स को डेवलप करना, अर्बन एरिया से कनेक्ट करना और रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड। सो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के बेसिस पे रोड्स के कुछ कैटेगरीज हैं। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और अदर रोड्स जिसमें बॉर्डर रोड और इंटरनेशनल हाईवेज आते हैं। तो एक एक करके हम हर एक रोड के बारे में पढ़ेंगे। सो पहला टाइप है नेशनल हाईवेज। सो नेशनल हाईवेज मेंटेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देखभाल करती है नेशनल हाईवेज का। अब नेशनल हाईवेज का इंपॉर्टेंस क्या है? नेशनल हाईवेज के थ्रू इंटर स्टेट मूवमेंट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पॉसिबल है। एक स्टेट के अंदर ही मूवमेंट और दो स्टेट्स के बीच में मूवमेंट पॉसिबल है। नेशनल हाईवेज मेन स्टेट कैपिटल्स को, इंपॉर्टेंट सिटीज को, पोर्ट्स को, रेलवे स्टेशंस को कनेक्ट करते हैं। भले ही हाईवेज सिर्फ 2% अकाउंट करते हो रोड लेंथ का, सिर्फ 2%, लेकिन 40% ऑफ रोड ट्रैफिक नेशनल हाईवेज के थ्रू ही मूव होता है। रोड ट्रैफिक में पैसेंजर मूवमेंट, फ्राइट का मूवमेंट आता है। सो सिर्फ 2% ही टोटल रोड लेंथ है नेशनल हाईवेज का, लेकिन 40% ऑफ रोड ट्रैफिक हैंडल करते हैं। अब नेशनल हाईवेज डेवलप करने का, मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में फॉर्म होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे हम दो मेन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ें। पहला प्रोग्राम है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज या सुपर एक्सप्रेसवे। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल लाइन है ये 4 मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। दिस इज 5846 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है, इस लाइन ने इन सभी मेगा सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है, टाइम है और कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, ये कम कर दिया है। नेक्स्ट रिमार्केबल प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट करता है श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर, फिर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। सो नॉर्थ कॉरिडोर है श्रीनगर और साउथ कॉरिडोर है कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है सिलचार इन आसाम, पोरबंदर इन गुजरात। नेक्स्ट स्टेट हाईवेज। सो स्टेट हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने का, मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है। स्टेट हाईवेज नेशनल हाईवेज से भी कनेक्टेड है और स्टेट हाईवेज जो स्टेट का कैपिटल है उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ और बाकी जो भी मेन टाउन्स हैं उन टाउन्स के साथ भी स्टेट हाईवेज कनेक्ट करते हैं and they account for 4% of total road length. Next, district roads. So district roads डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के बाकी इंपॉर्टेंट एरिया से कनेक्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट रोड अकाउंट फॉर 14% ऑफ टोटल रोड लेंथ। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद के पास है। नेक्स्ट इज रूरल रोड्स। सो रूरल रोड्स रूरल कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और रूरल रोड्स के मदद से हम रिमोट एरियाज को भी अर्बन एरियाज से कनेक्ट कर सकते हैं। और इंडिया में जो 80% ऑफ टोटल रोड लेंथ है वो रूरल रोड्स के अंडर ही आता है। लेकिन रूरल रोड्स में ना हम कुछ रीजनल वेरिएशन देख सकते हैं। अब ये वेरिएशन होता है क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो होता है नेचर ऑफ टेराइन, वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, माउंटेनस एरिया है, डेजर्ट एरिया है, प्लेट्यू रीजन है या हेवीली फॉरेस्टेड एरिया है। इन सभी फैक्टर्स पे रोड का कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अदर रोड्स। अदर रोड्स में आते हैं बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल हाईवेज।
बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है एंड बीआरओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन मई 1960। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के दो मेन गोल है। पहला गोल है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, बॉर्डर एरियाज को कंट्री के बाकी एरियाज के साथ कनेक्ट करना। दूसरा गोल है स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। अब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बढ़ाना है बाय इंश्योरिंग मूवमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल, सोल्जर्स का मूवमेंट इंश्योर करना और सोल्जर्स के लिए फूड, मेडिसिन, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी पहुंचाना और बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना, कनेक्टिविटी इंश्योर करना। बीआरओ एक मल्टीफेसेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में रोड्स कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एक रोड का जो चंडीगढ़, मनाली और लेह को कनेक्ट करता है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्नो क्लियरेंस भी करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। जब हेवीली बर्फ पड़ता है तब रोड ब्लॉक हो जाता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्नो क्लियरेंस भी करते हैं। और दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल इंडिया में है और ये टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही कंस्ट्रक्ट किया है और ये टनल कनेक्ट करता है मनाली और लाहौल स्पीति को। नेक्स्ट टाइप है इंटरनेशनल हाईवेज। सो इंटरनेशनल हाईवेज मेनली इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हें कनेक्ट करता है इंटरनेशनल हाईवेज। इंटरनेशनल हाईवेज हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं, लैंड रूट्स के थ्रू उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल हाईवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रेल ट्रांसपोर्टेशन। सो इंडिया में जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है ये पब्लिक सेक्टर में है और इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है रेल ट्रांसपोर्टेशन। सो इंडियन रेलवेज की खास बात भी है, ये दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है। और अगर हम हिस्ट्री देखें रेल ट्रांसपोर्टेशन कैसे डेवलप हुआ, सो इंडियन रेलवेज को इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया था और उनका गोल इंडिया को डेवलप करना नहीं था, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, सोल्जर्स को मोबिलाइज करना उनका मेन एम था। हमारे रिसोर्सेज को पोर्ट्स तक पहुंचाना और वहां से अपने कंट्री तक पहुंचाना, ये उनका मेन गोल था। और इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस होता है 1853 में और पहला रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने तक का था एंड इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ब्रिटिशर्स ने इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस किया था अपने मतलब के लिए, लेकिन इसका एक फायदा इंडियंस के लिए भी हुआ। एक तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने एक और स्टेप एडवांस किया और जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट था ये कोने कोने तक पहुंचा। देश के अलग अलग एरियाज से लोग एक दूसरे से मिल पाए, अपनी आइडियाज शेयर कर पाए। और महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पे एक बात कही है रेलवेज के बारे में, brought people of diverse cultures together to contribute to India's freedom struggle। और आज इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट का लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। अब इंडियन रेलवेज के एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो पहला एडवांटेज है बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करना, मार्केट्स को कंजम्पशन सेंटर्स से कनेक्ट करना और ये लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं और रेलवेज आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमने अभी पढ़ा कि जो इंडियन रेलवेज है दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अंडरटेकिंग है। और ये जो लार्ज साइज है ना, ये रेलवे के मैनेजमेंट सिस्टम पे बहुत ही प्रेशर बनाता है। इसीलिए अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेलवे सिस्टम को कुछ जोन्स में डिवाइड किया है। टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है 16 जोन्स, लेकिन एट प्रेजेंट इंडियन रेलवे 19 जोन्स में डिवाइडेड है। और जब हम रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं तब हमें रेलवे गेजेस के बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है। गेजेस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन रेल या फिर विड्थ ऑफ ट्रैक। दो रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम गेजेस कहते हैं। और इंडिया में रेलवे गेजेस 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो पहले ब्रॉड गेज देख लेते हैं। ब्रॉड गेज में विड्थ ऑफ द ट्रैक या डिस्टेंस बिटवीन रेल होता है 1.676 मीटर। सेकेंड कैटेगरी है मीटर गेज। मीटर गेज में डिस्टेंस बिटवीन रेल होता है 1 मीटर। थर्ड कैटेगरी है नैरो गेज। नैरो गेज में डिस्टेंस बिटवीन रेल होता है 0.762 मीटर से लेकर
0.610 मीटर। अब हम इंडियन रेलवेज के कुछ अचीवमेंट्स और कुछ एडवांसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन रेलवेज ने प्रोग्राम लॉन्च किया है मीटर और नैरो गेजेस को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने के लिए, और कई सारे एरियाज में सक्सेसफुली उन्होंने मीटर और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर भी दिया है। नेक्स्ट एक अचीवमेंट है, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। पहले स्टीम इंजन्स होते थे, लेकिन अभी डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर दिया है, और इससे दो फायदे हुए हैं। एक फायदा है कि हॉलेज कैपेसिटी, जो कैरिंग कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो गया है, और स्टीम इंजन के रिप्लेसमेंट ने, और जब हम डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन यूज कर रहे हैं, उसने पोल्यूशन भी कम कर दिया है, और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के टुवर्ड्स ये एक पॉजिटिव स्टेप है। नेक्स्ट अचीवमेंट है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल ने अर्बन एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, और मेट्रो रेल के साथ साथ जब हम सीएनजी रन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तब एयर पोल्यूशन भी हम कम कर पा रहे हैं अर्बन सेंटर्स में। और इंडियन रेलवेज का सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवेज 1998 में कंस्ट्रक्ट किया था। ये 760 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये रोहा जो महाराष्ट्र में है उससे मैंगलोर एंड कर्नाटका से जोड़ता है। और कोंकण रेलवे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसीलिए है क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अब इसे इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहा जाता है? ये जो रेलवे है कोंकण रेलवे, ये 146 रिवर्स को पास करता है, 2000 ब्रिजेस और 91 टनल से गुजरता है, और एशिया का लार्जेस्ट टनल इसी रेलवे रूट पे है, इसीलिए इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। पाइपलाइन का यूज होता है लिक्विड और गैसेस को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना, और पाइपलाइंस के थ्रू सॉलिड को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हमें स्लरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि सेमी लिक्विड स्टेट में ही हम सॉलिड को मूव कर सकते हैं, इसीलिए सॉलिड को स्लरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और पाइपलाइंस एनवायरनमेंट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम कर देते हैं। जो बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो कंजेशन होता है उसे भी पाइपलाइंस कम कर देते हैं। और पाइपलाइंस का भले ही इनिशियल कॉस्ट हाई हो, लेकिन रनिंग कॉस्ट मिनिमल है। अब हम इंडिया में पाइपलाइन कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करने वाली बॉडी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और ऑयल इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एशिया का पहला क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि नाहरकटिया ऑयल फील्ड जो आसाम में है उसे बरौनी रिफाइनरी से कनेक्ट करता है, जो कि बिहार में है। और ये पाइपलाइन 1157 किलोमीटर लॉन्ग है। फिर 1966 में इसी पाइपलाइन को और एक्सटेंड किया था और कानपुर तक एक्सटेंड किया था। और नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करने वाली बॉडी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे 1984 में कंस्ट्रक्ट किया था। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट किया है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, यानी कि HVJ पाइपलाइन। ये पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लॉन्ग है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। और भी कुछ पाइपलाइंस है, जैसे पाइपलाइन कनेक्टिंग अंकलेश्वर विद कोयाली, अनदर पाइपलाइन कनेक्टिंग कोयाली विद मुंबई हाई। फिर एक और पाइपलाइन है विच कनेक्ट सलाया इन गुजरात विद मथुरा इन उत्तर प्रदेश। फिर इंडिया का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन नेटवर्क है, ये तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। 1700 किलोमीटर से 18,500 किलोमीटर तक एक्सपैंड हो चुका है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इंडिया में। और ये टारगेट है कि आने वाले समय में ये 34,000 किलोमीटर तक हो जाएगा। और इंडिया में ये जो गैस ग्रिड्स है, पाइपलाइन नेटवर्क है, ये सारे ऑयल वेल्स को, गैस सोर्सेस को कंज्यूमिंग मार्केट से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये कोशिश भी है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, कनेक्ट किया जाना चाहिए यहाँ के गैस सोर्सेस को, ऑयल वेल्स को। नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है पैसेंजर मूवमेंट के लिए और कार्गो मूवमेंट के लिए भी। फ्राइट का ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम भारी बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस पहुंचा सकते हैं, और ये कॉस्ट एफिशिएंट है,
फ्यूल एफिशिएंट है और इको फ्रेंडली भी है, पोल्यूशन भी बहुत ही कम जनरेट करता है। और इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होता है। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो टाइप है। फर्स्ट वन इनलैंड वाटरवेज, सेकेंड वन ओशियानिक वाटरवेज। तो पहले हम इनलैंड वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इनलैंड वाटरवेज मींस जब ट्रांसपोर्टेशन होता है रिवर्स, लेक्स, क्रीक्स, कैनाल्स, इन सभी चीजों के थ्रू। इनलैंड नाम से पता चलता है कि लैंड के अंदर ही जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो। और इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेड के लिए होता है, यानी कि कंट्री के अंदर ही ट्रेड के लिए मोस्टली इनलैंड वाटरवेज का यूज होता है। अब इंडिया में रेलवेज के आने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था इनलैंड वाटरवेज, लेकिन आज इनलैंड वाटरवेज अपना इंपॉर्टेंस खो रहा है और कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। फर्स्ट रीजन है क्योंकि रोडवे और रेलवे से बहुत ही कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है। सेकेंड रीजन है ये जो पानी है, रिवर का पानी मेनली, ये इरिगेशन एक्टिविटीज के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है और इन फैक्टर्स की वजह से इनलैंड वाटरवेज अपना इंपॉर्टेंस खो रहा है। इंडिया में टोटल नेविगेबल वाटरवे है 14,500 किलोमीटर और ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन का कंट्री का सिर्फ 1% ही होल्ड करता है। और इंडिया में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस और सब कुछ जो भी मैनेज करने का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के पास है। So Inland Waterways Authority is responsible for development, maintenance and regulation of national waterways. और Inland Waterways Authority को establish किया था 1986 में। Inland Waterways Authority ने कुछ waterways को identify किया है as national waterways और यहाँ पे हम 5 national waterways के बारे में पढ़ेंगे और आपको इन पांचों national waterways का नाम याद रखना होगा। National Waterway 1 Allahabad to Haldia stretch, National Waterway 2 Sadia Dubri stretch, National Waterway 3 Kottapuram Kollam stretch, National Waterway 4 specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakinad Puducherry stretch of canals, National Waterway 5 specified stretches of river Brahmani along with Matai river, delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east कोस्ट कैनाल्स। नेशनल वाटरवेज के अलावा इनलैंड वाटरवेज ने और भी वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया है फॉर डेवलपमेंट। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है केरला के बैक वाटर्स के बारे में। बैक वाटर्स भी इनलैंड वाटरवेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और केरला के जो बैक वाटर्स हैं बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। एक इंपॉर्टेंस इनका ये है कि ये चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि हमें पता है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक टूरिस्ट लोकेशन भी है। यहाँ के हाउस बोट्स बहुत फेमस है और यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है जो वल्लम कली, ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नेक्स्ट ओशियानिक रूट्स। सो ओशियानिक रूट्स इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ओशियानिक रूट से ही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंडिया ओशन रूट से ही सबसे ज्यादा बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है और इंडिया का लोकेशन भी हम देख सकते हैं इंडियन ओशन के बहुत पास है, उसका एडवांटेज भी हमारे पास है। फिर इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ये 7,517 किलोमीटर लॉन्ग है और इंडिया में 12 मेजर और 185 माइनर पोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओशियानिक रूट्स, जो सी रूट्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ये कि गुड्स का जो ट्रेड होता है 95% ओशन रूट से होता है। फिर 70% बाय वैल्यू, यानी कि जो ट्रेड का रिटर्न हमें मिलता है वो ओशन रूट से जो गुड्स ट्रेड किए जाते हैं 70% उनसे ही मिलता है। सो 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम, यानी कि गुड्स का ट्रेड 95%, फिर 70% बाय वैल्यू, जो हमें रिटर्न मिलता है उसका 70% ओशन रूट से जो ट्रेड होता है उसी से मिलता है। एंड इट्स ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन। सो सबसे पहले हम एयर ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन का मेन एडवांटेज ये है कि इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन ने जगहों के बीच का डिस्टेंस, वहां तक पहुंचने का टाइम कम कर दिया है। एयर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम लाइट वेट, हाईली वैल्यूएबल और पेरिशेबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंचा सकते हैं। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन का डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही कॉस्टली है और एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम हेवी और बल्की गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब इंडिया जैसे कंट्री के लिए एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया में हमें पता है कई सारे फिजिकल फीचर्स हैं, बहुत ही कई एरियाज हैं जहाँ पे रग टेरेन है और क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे बहुत ही अनफेवरेबल होता है। ऐसे एरियाज, अगर हमें ऐसे एरियाज में पहुंचना होगा तो हमें एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे हम रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं पहुंच सकते, वहां पे हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। जैसे माउंटेनियस एरियाज, हिमालयाज के या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे नॉर्मल रोड या रेल के थ्रू पहुंचना मुश्किल हो जाता है, वहां पे अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करना हो तो हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एयर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में लॉन्च होता है 1911 में, और इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एयर मेल ऑपरेशन हुआ था। स्टार्ट होता है 1911 में, और सबसे ज्यादा हम डेवलप करते हैं एयरलाइंस में इंडिपेंडेंस के बाद। 1947 में एयर ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 4 मेन कंपनीज प्रोवाइड कर रहे थे। वो कंपनीज थे इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डेक्कन एयरवेज। फिर 1951 में 4 और कंपनीज ने सर्विसेज देना चालू कर दिया। वो कंपनीज थे भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंगा एयरलाइंस। 1951 तक 8 मेजर कंपनीज एयर सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। फिर 1953 में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया। गवर्नमेंट ने एयर ट्रांसपोर्टेशन को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि अपने अंडर लाया। और नेशनलाइजेशन के बाद सिर्फ 2 कंपनीज बचते हैं, एक है एयर इंडिया इंटरनेशनल, दूसरी कंपनी है इंडियन एयरलाइंस। और आज इंडियन एयरलाइंस को सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाता है। इंडिया में सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक इंश्योर करना और एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन इंश्योर करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 125 एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एयरलाइंस में सबसे आगे एयर इंडिया है। एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर सर्विसेज हैंडल करता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्गो ट्रैफिक। और आज इंडिया में कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि पैसेंजर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पवन हंस के बारे में बताया गया है। पवन हंस लिमिटेड हेलीकॉप्टर सर्विस ऑफर करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हिली एरियाज में, मेनली टूरिस्ट के लिए। फिर पवन हंस लिमिटेड पेट्रोलियम सेक्टर और टूरिस्ट सेक्टर के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमने ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में। तो इंसानों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। हम कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन, आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, मैसेजेस पहुंचाते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स ने ओवर द इयर्स कई सारे मेथड्स डेवलप किए हैं कम्युनिकेट करने के लिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, इंसान खुद मैसेजेस पहुंचाते थे या फिर एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था मैसेजेस पहुंचाने में। और पहले क्या होता था, जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, क्योंकि जो भी मैसेजेस इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता था वो या तो इंसान पहुंचाते थे या तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही, रेल, रोड या वाटरवे के थ्रू ही जब ट्रांसपोर्टेशन होता था उसी के साथ साथ मैसेजेस इंफॉर्मेशन भेज देते थे। और बाद में जब टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, तब जाके कम्युनिकेशन और आसान हो जाता है और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन से अलग हो जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, लेकिन टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंट कर दिया। अब जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट हुआ तब कम्युनिकेशन की दुनिया में भी रेवोल्यूशन आया। नेक्स्ट पॉइंट, स्केल, क्वालिटी और मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरी कैटेगरी है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है लेटर्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट। मास कम्युनिकेशन में आता है रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स, पब्लिक मीटिंग्स, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। अब हम एक एक करके पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और मास कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेट। इंटरनेट ने एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर दी है जहां पे कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए फिजिकल मूवमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इंटरनेट
की मदद से हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, वो भी लो कॉस्ट में। अब इंटरनेट को एक सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ डेटा बताया गया क्योंकि इंटरनेट की मदद से हम दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनेट मेनली अर्बन एरियाज में ही मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अब हम जब रूरल कनेक्टिविटी पे फोकस करते हैं तो इंटरनेट को रूरल एरियाज तक पहुंचाना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है। अब हम उस पे भी फोकस कर रहे हैं। इंटरनेट की मदद से हम ई कॉमर्स और ई बैंकिंग कर सकते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। और इंटरनेट का सबसे मेन गोल यही है कि हम इसकी मदद से दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट विल स्टडी मास कम्युनिकेशन सिस्टम। सो मास कम्युनिकेशन सिस्टम में हम रेडियो, टेलीविजन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रेडियो। सो इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे स्टार्ट करता है 1923 में, और जैसे ही रेडियो स्टार्ट होता है जल्दी से पॉपुलर बन जाता है और हर घर में अपनी जगह बना लेता है। और रेडियो ने इंडियंस की सोशो कल्चरल लाइफ को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। और गवर्नमेंट ने जब देखा कि रेडियो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, एक पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है, तो गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में लाया इन 1930। फिर 1936 में इसका नाम चेंज हो जाता है, ऑल इंडिया रेडियो बन जाता है। फिर 1957 में दोबारा नाम चेंज होता है, ये आकाशवाणी बन जाता है। अब ऑल इंडिया रेडियो कई सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है, न्यूज बुलेटिन चलाता है, जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन होता है वो भी ब्रॉडकास्ट करता है। फिर और प्रोग्राम्स जैसे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स, फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है। नेक्स्ट, टेलीविजन। सो टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है और टेलीविजन भी इमेंसली पॉपुलर हो गया था। लेकिन जब टेलीविजन सर्विसेज स्टार्ट हुए थे तो ये दिल्ली तक ही सीमित थे, और ये स्टार्ट होता है 1959 में, और जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो सिर्फ नेशनल कैपिटल दिल्ली तक ही सीमित था। फिर 1972 में और सेंटर्स में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होता है। फिर 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से सेपरेट किया जाता है और अपनी एक आइडेंटिटी दी जाती है एज दूरदर्शन। फिर जब इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1A लॉन्च होता है, उसके बाद से इंडिया में कुछ कॉमन नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, और ये सर्विसेज ना रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज तक एक्सटेंड किए थे। जब टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ था तब एक ही चैनल था, लेकिन आज हम देख सकते हैं हजारों चैनल्स हैं, और टेलीविजन भी एक इफेक्टिव मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन सिस्टम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन खुद में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन हर एक कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सैटेलाइट्स के थ्रू हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज को मॉनिटर कर सकते हैं, टाइमली प्रेडिक्ट कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन रोक सकते हैं। फिर बॉर्डर एरियाज में सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, और मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए भी सैटेलाइट बहुत ही जरूरी है। अब इंडिया में सैटेलाइट सिस्टम को दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च होता है 1983 में। ये एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए और मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। सेकेंड ग्रुप है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च होता है मार्च 1988 में वाइकेनोर, रशिया से। अब जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो हैदराबाद में है, वो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जो इंफॉर्मेशन आता है, जो डेटा आता है, उसे कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है। सो NRSC जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये हैदराबाद में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और IRS मेनली हेल्प करता है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में। सो दिस वाज चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज के एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।